आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपके साथ हितेंद्र। अब कौन बचाएगा? राजधानी दिल्ली में कोरोना से बेकाबू हो रहे हैं हालात और ऐसे में मरीजों के इलाज के लिए बेड्स बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में ही 2 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर संक्रमण बढ़ने के बावजूद बेड्स कम कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन अस्पतालों के पास मरीजों को देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दूसरा जीटीबी अस्पताल में बेड की संख्या को कम किया गया है। राजीव गांधी अस्पताल में पहले कोरोना मरीजों के लिए 650 बेड थे, अब 350 बेड्स पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। 300 बेड्स कम कर दिए गए हैं। वहीं जीटीबी अस्पताल की अगर बात की जाए तो 800 बेड कम कर दिए गए हैं। यहां पर पहले 1500 बेड पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन अब यहां पर बेड की संख्या घटाकर के 700 कर दी गई है। और दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक भी यहां पर कोरोना मरीजों के लिए 19,811 बेड्स हैं, जिनमें से 18,132 बेड पर मरीजों का इलाज हो रहा है और सिर्फ 1,679 बेड्स ही अब खाली बच गए हैं। इनके अलावा 4,607 आईसीयू बेड्स में से 4,585 पर मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में अभी सिर्फ 22 आईसीयू बेड ही खाली बच गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए, जो आंकड़े सामने आए थे उनमें 24,331 नए मामले सामने आए थे और 348 मौतें दर्ज की गई। मौतों का ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा दिल्ली के लिए। और दिल्ली में फिलहाल 92,029 मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं वो रफ्तार बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स इसको लेकर के चिंता जिस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बताते हुए रो पड़ते हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से तड़प तड़प करके लोग दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। और सियासत भी चरम पर है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे मुहैया हो, इसके लिए शायद अभी तक भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके। क्योंकि अगर कोर्ट की फटकार के बाद भी जहां पर हजारों लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर सिर्फ 500 लीटर ऑक्सीजन पहुंच रही है। डॉक्टर्स इस बात को रो रो करके बता रहे हैं। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे, सबके सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अवर पेशेंट्स प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती है वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई, जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड तो नेचुरली यू फील बैड।
सर जो दिल्ली गवर्नमेंट है हमें परमिशन दे दे, तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अपने उदित प्रकाश जी, उन्होंने लेटर साइन करके दे दिया। हमने उसकी कॉपी उनको भेज दी थी। उस कॉपी के बेस पर उन्होंने हमें कहा कि 11 बजे तक रात को हमें ऑक्सीजन आपको पहुंचा देंगे, पर उन्होंने सारी रात ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी ऑक्सीजन हमें रात को मिली थी। उसके बाद 6 बजे उन्होंने सुबह ऑक्सीजन थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ के चले गए हैं 1.5 थाउजेंड तक। उससे नहीं चल पा रहा हॉस्पिटल, ये प्रॉब्लम है। अब वो हमने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से पता किया था, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा, वो कहते हैं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अब आईनॉक्स से मैंने बात की तो कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले बात की तो कहते हैं हम दे नहीं सकते हैं। अब क्या करें, किससे पूछें हम? आईनॉक्स वाला कहते हैं हम दे नहीं सकते हैं, सरकार कहती है हम आईनॉक्स वाले बोल दिया वो देंगे। ना आईनॉक्स से पूछें, सरकार से पूछें, किससे पूछना हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से पता करो, तो किससे पता करना है? सर ये कमी भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, पर्याप्त प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कई बार आंकड़े दिए जा चुके हैं। उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को भी अलॉट किया जा चुका है उनका कोटा। दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है। और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। शुरू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है। तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको हो। भारत सरकार ने कानून के अंदर भी नोटिफिकेशंस किए कि कहीं कोई रुकावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सट्रीम कार्रवाई होगी। आज खाली देश के अंदर ही नहीं अपितु विदेशों से भी ऑक्सीजन को सड़क के रास्ते, उसको बाय एयर, रेल के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन करने का अभी तो सिंगापुर से बहुत बड़ा जो है एक ऑक्सीजन की समझ लीजिए कि फैसिलिटी जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो भारत में आ रही है। और इसके अलावा जर्मनी से, दूसरे देशों से अभी 50,000 मेट्रिक टन के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स हम लोगों ने किए हुए हैं। में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से परेशानी हो रही है ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, अस्पताल के जो प्रबंधन है वो बता रहे हैं। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में उत्पादन जो है वो पर्याप्त है और उसके बावजूद भी अलग अलग देशों से जो है वो ऑक्सीजन मंगाने की बात कहते हुए नजर आए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें भी इसी तरीके से ऐसी कुछ सामने आ रही हैं कि अलग अलग देशों से जो है कैंटर मंगाए जा रहे हैं। सिंगापुर से भी एक वायुसेना का एक विमान लेकर के आया है ऑक्सीजन को। लेकिन इस सब के बावजूद भी अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। आखिर वजह क्या है, कमी कहां है? क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से जो जानकारी दी गई है, आपने सुना कि दिल्ली सरकार परमिशन देती है, जो कंपनी है वो ऑक्सीजन देती है, लेकिन दोनों की तरफ से ऑक्सीजन नहीं मिली। फिर केंद्र सरकार के पास गए तो केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन कंपनी के लिए वो अनुमति दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब फिर कोर्ट का रुख किया जाता है। कोर्ट का रुख करने के बावजूद भी ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। इतनी खतरनाक स्थिति दिल्ली में हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ कुछ सियासी लोग ऐसे हैं कि सियासत करने में व्यस्त हैं, सियासत कर रहे हैं, ना कि ऑक्सीजन मुहैया करवा पा रहे हैं। क्योंकि फिलहाल जो जरूरत है वो जरूरत है जो ये जो बेड्स घटाने की जो बात चल रही है, दिल्ली में कई अस्पतालों ने जो बेड घटा दिए हैं वो क्यों घटाए गए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। बेड बढ़ाने की बात की जा रही थी। हालांकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, जो कोविड केयर सेंटर है उनको ओपन किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त संसाधन वहां पर पहुंचे अब कौन बचाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी भी
चाहे वो देश में कहीं भी किसी भी हिस्से की बात हम कर ले जहां भी कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की हो, ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन दिल्ली में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, अस्पताल खुद बता चुके हैं कि कितने मरीज उनके वहां पर मर चुके हैं। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं या जो बड़े डॉक्टर जो जानकारी देते हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा चुका है कि मरीजों को हम लोग ये कह रहे हैं कि जहां आपको ऑक्सीजन मिले वहां ले जाइए। यानी कि स्थिति जो है वो बहुत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी भी राजनीति जारी है। अब कौन बचाएगा सर? संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगेश जी भी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में कौन बचाएगा सर? मुझे लगता है कि तंत्र से ये बात बिल्कुल बाहर हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जिस समय हालात दस्तूर अगर हम धरातल पे बात करें तो लोगों की हालत बहुत खराब है। यदि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, एक तरफ तो बड़े बड़े विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, एम्स प्रशासन कहता है कि हम इसको रोक रहे हैं, इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, हम इसको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि आप प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, नर्सिंग होम में जा रहे हैं, वहां पर आप जो है वहां पर आप पे इतना डॉक्टर दबाव बना देते हैं कि अगर आपको अपने पेशेंट को बचाना है तो इसको क्या नाम है, आपको ये इंजेक्शन लाना ही पड़ेगा। और दूसरी, आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की स्थिति ऐसी है कि हमने देश भर में, अगर आप दिल्ली को छोड़ दें, देश भर में नासिक में देखा, फिर हमने मुंबई में देखा, आपने दिल्ली के गंगाराम में देखा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन कम हो रहा है उसकी वजह से एकाएक लेवल कम होने की वजह से 20-25 मरीज एक साथ मरे हैं। तो देखिए, ये तंत्र की विफलता है जो इतने लोग भेंट चढ़ रहे हैं, बलि चढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत गंभीरता, बहुत संजीदगी से सरकार को काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करें। यदि हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जहां पर आम एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार, केंद्र बीजेपी की, इनकी भी आपस में नहीं ठनती। पीछे केजरीवाल ने वो मीटिंग सार्वजनिक करके प्रधानमंत्री के साथ इंडोर मीटिंग करके सार्वजनिक करके अपनी राजनीति को उन्होंने उजागर किया। तो मुझे लगता है ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पहलू हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी बिंदु हो, हर एक को यहाँ पर धरातल पे उतर के काम करना पड़ेगा। अगर वाकई जनता को इन्होंने अपना जनता जनार्दन माना है, अगर केवल मात्र वोट प्रयोग का एक साधन नहीं माना, तो लोगों की यहाँ पर सुरक्षा करने की जरूरत है। जी बिल्कुल संदीप जी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, डॉक्टर्स भी रो रहे हैं अपनी आंखों के सामने उन लोगों को तड़पते हुए मरता देख करके, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। और इन लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? देखिए जितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जिम्मेदारी तो पूरे तरीके से ये सरकारों को लेनी पड़ेगी और कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इससे नहीं बच सकती। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जहां बीजेपी की सरकार है उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जहां दूसरे दलों की सरकार है उन्हें भी। स्टेट में भी कोई ऐसी किसी पार्टी की सरकार नहीं है जिसने ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी हो, जिसने पेशेंट्स को बेड अवेलेबल करा दिए हो, जिसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगों को दिया हो। तो आज की तारीख में पूरे तरीके से हमारा सिस्टम फेलियर है। बल्कि मैं कहूंगा हमारे देश की राजनीति स्टार्टिंग से लेकर आज तक पूरी तरीके से मेडिकल सेवाओं के बारे में फेल हुई है। और आज अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अपने देश को आप पहले पायदान पे पाएंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा पहले पायदान पे भी नहीं है। आपको अगर सच्चाई पता लगेगी जितेंद्र जी, आपकी रूह कांप जाएगी। स्थिति यह है जो कोविड सेंटर्स है उनमें भी आज ऑक्सीजन नहीं है। जब पेशेंट जाता है उसके ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया जाता है, लेकिन अगर रात में उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसका सिलेंडर बदलने के लिए नहीं है, सुबह आपको डेड बॉडी मिलती है। तो इस तरीके की स्थिति है जो बहुत ही भयावह स्थिति है। और आज के तारीख में जो चीजें हमें टीवी चैनलों पर डिबेट में दिखाई देती है वो आटे में नमक की तरह, सब्जी में नमक की तरह। हकीकत बहुत खतरनाक है, हकीकत आप देख नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। ये स्थिति आज देश की हो चुकी है। तो सबसे बड़ी फेलियर हमारे
राजनीति की है, हमारे ब्यूरोक्रेसी की है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बड़े बड़े फ्लैट्स मिले हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां मिली हुई है, हमारे नेताओं को बड़ी बड़ी कोठियां मिली है, उनको सब सुविधाएं फ्री में मिली हुई है। लेकिन आज एक इंजेक्शन आता है जो सीरम इंस्टीट्यूट का इंजेक्शन है, केंद्र सरकार 150 रुपए का देगी, राज्य सरकार 400 रुपए का देगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 600 रुपए का मिलेगा। इस पे पूरे तरीके से ब्लैकमेलिंग होगी और ये एक कालाबाजारी का धंधा बना के रख दिया है। जबकि इंजेक्शन चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से लगे, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से लगे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से लगे, इंजेक्शन वो हिंदुस्तानी को मिल रहा है, हिंदुस्तान के आम आदमी नागरिक को मिल रहा है, वो एक पेशेंट को मिल रहा है। तो एक तो उसका रेट सब जगह सेम होना चाहिए था, कम से कम होना चाहिए था, और हो सके तो सरकार को वो फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए था। क्योंकि गरीब आदमी जो एक माचिस भी खरीदने जाता है, जो एक बीड़ी मंडल भी खरीदने जाता है, जो एक चाय का कप भी पीने जाता है, वो भी टैक्स देता है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया समझ में नहीं आता। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने सुना, वो कह रहे थे कि भारत में इतना उत्पादन है ऑक्सीजन का कि पर्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई और विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, तमाम प्रयास ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन वजह क्या है, कहां दिक्कत आ रही है? क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरीके से बता रहे थे कि केंद्र सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है कंपनी के पास, कंपनी मना कर देती है, ऑक्सीजन लेने जाए कहां? हाईकोर्ट भी गए, वहां से भी जो आदेश दिए गए उसके बाद भी जो ऑक्सीजन 2000 लीटर तक जो ऑक्सीजन एक हॉस्पिटल को मिल रही थी ऑक्सीजन की कमी के बावजूद, वो 500 लीटर तक आ गई है। ये हालात हो रहे हैं, इसके लिए क्या सिस्टम किस तरीके से किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको अगर सीक्वेंस और टेक्निकली बात करें तो जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, निश्चित तौर पे ये बहुत भयावह है। इसमें सरकारों के हाथ पैर फूल चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम इस बात को ऐसे कहें कि सरकार इसको जो है अपने उसके अंदर इसको नियंत्रण में रख पा रही है या कोई ऐसे साधन तय कर पा रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सफर पे निकले, अगर आकस्मिक घटना हो गई तो निश्चित तौर पे ये वो वाला एक दौर चल रहा है, वो एक तरीके का हिस्सा चल रहा है उस कालखंड का कि एकदम आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बात रही सरकारों की संभालने की या उसकी करने की, क्योंकि जब आकस्मिक रूप से इतनी घटना आ गई। दूसरा यहाँ पर जो है ना, एक दिक्कत यह है कि जो हॉस्पिटलों में अचानक ऑक्सीजन कम होने से लोग मर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन कम है, ये एक चिंता का विषय, और मुझे लगता है सब सरकार प्रयासरत है। लेकिन जो गलती बार बार पूरे देश में हर चौथे हॉस्पिटल में हो रही है और एक साथ इस तरीके से जाने जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, गैस का रिसाव हो रहा, वो एक एक्सीडेंट हो सकता है नासिक में, गंगाराम में 24 लोग मारे गए, वो एक बात हो सकती है, दूसरा कोई हो सकता है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं ने तंत्र पे ये हाथ सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इस तरीके की मौत को किस वे में लिया जाए। जिसका जाता है हकीकत में उसको पता चलता है। दूसरा, आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि केंद्र सरकार चीजों को लो तो वो राज्य सरकार पे डालती है, राज्य सरकार से कहो वो कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट से बात करो, ड्रग इंस्पेक्टर से बात करो, इससे बात करो। तो एक आम आदमी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है कोरोना कि मैं आपको बायोनेस्टी देसी शब्दों में कहूं, एक गरीब आदमी की बीमारी नहीं बचा कोरोना। अगर कोरोना गरीब आदमी को निश्चित तौर पर उसकी मौत तय हो गई है, उसको कहीं भी दवाई नहीं मिल रही। सर, गरीब का छोड़िए सर, जो मरीज जिनकी मौत हो गई उनके परिजन ये कह रहे थे कि 4-5 लाख रुपए हम लगा चुके हैं, 2-4 लाख और लगा देंगे, लेकिन जान नहीं बचा पा रहे हैं वो। जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। समस्या क्या आ रही है कि जो अधिकतर, जैसे अगर हम थोड़ी देर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, मैंने इस पे खबर फाइल करी है, तो मैंने इसकी रिसर्च करी, रिपोर्टिंग पे रहा, मैं तमाम अस्पताल गया हूं, तो मैंने यहाँ देखा कि जो रेमडेसिविर के लिए जो लोगों को भगाया जा रहा है, जो नेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, और वो लोग ब्लैक में लेने को तैयार है। इस इंजेक्शन की कीमत कभी 20,000 रुपए थी हफ्ते भर पहले, आज इसकी कीमत बेशकीमती बन चुकी है। ये एक तरीके से अफीम की तरह बिक रहा है। इसकी कीमत 30,000 से लेकर 60,000 तक पहुंच गई, जिसकी जैसी जरूरत और जिसकी जैसी डिमांड। तो आप ये बताइए कि इसको कैसे किया जाएगा। दूसरा, आपके चैनल से मैं एक बात और बनाना चाहता हूं, प्राइवेट अस्पताल जो एक शरारत कर रहे हैं, एक मध्यम वर्ग आदमी या गरीब आदमी या एक पैसे वाला आदमी, लगभग सूझबूझ वाला आदमी एक पॉलिसी लेके रखता है, हेल्थ पॉलिसी। मेरे घर में खुद एक पेशेंट रहा, अगर मैंने वो पॉलिसी एक्टिवेट कराना चाहिए तो नहीं ली गई है, तो वो कहते हैं कि आप अपना पैसा बाद में रिम्बर्स करा लीजिए। आप ये बताइए नितिन भाई कि इतना पैसा आदमी कहां से लाएगा? किसके घर में एक बारी में हॉस्पिटल में जमा कराने के लिए 2-4-5 लाख रुपए रहते हैं? किसी के पास नहीं रहते।
यही कारण है कि इस समय लोग जो है मौत की ओर जाते जा रहे हैं, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पूंजीपति हो। इस समय सबको एक तर्ज पे लाके खड़ा कर दिया हालातों ने। तो यहाँ पर सरकार को बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है। यदि ये स्थिति नहीं संभली तो आप देखिए, अगर आपके सोशल मीडिया पे 5000 लोग हैं, 5000 में से 4900 लोगों ने अपने परिजन, अपने मित्र, अपने दोस्त की दुखद घटना शेयर कर रखी है। इसका मतलब ये आंकड़ा इतना भयावह है, जो सरकार दिखा रही है आंकड़ा, उससे कई भयावह ये आंकड़ा है, जो लोगों को ये बताने के लिए तैयार है कि इस समय काल का साया बन चुका है। चारों ओर केवल मौत 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 और केवल मौतों की खबरें सुनने को। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अगर हकीकत देखनी हो तो अब ये सही रहेगा कि अस्पतालों में जाकर के पूछने की बजाय आप कब्रिस्तान और शमशान घाट के जाकर के दर्शन कर लीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितना बुरा हाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकारें अभी उतना अलर्ट हैं जितना अभी होना चाहिए था? क्योंकि अब से पहले जब सरकार को ये सारी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर लेनी चाहिए थी, तब तो सरकार शायद कहीं और बिजी थी, कुछ और कर रही थी। लेकिन अब भी क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार उतनी सतर्क, उतनी अलर्ट दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए? देखिए इंदर जी, वैसे तो जो मेरे साथी बोल रहे थे अभी, योगेश जी ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कोई स्थिति देखनी है तो आप आज की तारीख में कब्रिस्तान या शमशान घाट जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमारे रक्षा मंत्रालय ने काम किया, आपने 4S मिसाइल सिस्टम खरीदा क्योंकि आपको पता था देश को सुरक्षित रखना है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। आपने राफेल खरीदे, आपने कई अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे, दूसरी कई चीजें आपने खरीदी। आपको मालूम था कभी कोई ऐसी आपदा आ सकती है, देश को सुरक्षित करना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया? क्या आपने ऑक्सीजन का इंतजाम किया? कोई प्लांट आपने लगाए? क्या आपने बेड का इंतजाम किया? क्या आपके पास एक एम्स था, कहीं आपने एम्स बनाए? कुछ भी आपने नहीं किया। आप पहले पायदान पर खड़े हैं दुनिया में। मुझे लगता है एक छोटा सा देश भी कोई होगा, उसकी भी स्थिति आज हमसे अच्छी है। और मैं आपको बता दूं, एट ए टाइम कुछ नहीं हो सकता। पूरे तरीके से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे नेताओं के सलाहकार हैं, वो बौखला गए हैं और चीजें मीटिंग पर आकर टिक गई है। आज की तारीख में मीटिंगों से ज्यादा एक्शन की जरूरत थी, लोगों को सुविधा मुहैया कराने की जरूरत थी, जिसमें सारी सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। योगेश जी, दूसरे देशों को वैक्सीन भेज करके हमने खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन अब ऑक्सीजन की जरूरत हर हॉस्पिटल में है। हम अपने लोगों के लिए क्यों ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं? अगर केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, तो क्यों ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं? देखिए, बातें करने में और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर ऑक्सीजन है तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि लोग, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोग प्राइवेट दुकानों पर सिलेंडर खोजने को जा रहे हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, इसके अभाव में लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। यदि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कभी किसी को पता भी नहीं था कि ये ऑक्सीजन ऐसे दुकानों पे मिलते होंगे, बिकते होंगे। वो लोग वहां पर जा रहे हैं। जो सिलेंडर 4000 रुपए का था, उसकी 25 या 20,000 या अपनी स्थिति के अनुसार लोग ले रहे हैं। जो 150 रुपए की गैस थी, वो 800 रुपए की गैस बिक रही है। जो खाली सिलेंडर 4,000 रुपए का था, वो 15 से 25,000 रुपए का बिक रहा है। तो ऑक्सीजन की अगर ये कमी किल्लत नहीं है, अस्पताल में अगर आप किसी अस्पताल में पेशेंट को लेके जाते हो अपने, तो वो कहते हैं हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। और ऑक्सीजन जहां है सरकारी अस्पतालों में, तो वो कहते हैं हम पे लेवल नहीं है। एक तरीके से ये बात का जब अस्पताल में आपको ये जवाब मिलने लगे, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उनके हाथ से भी बात निकल चुकी। ये एक बहुत अजीब सी, एक बहुत डराने वाली तस्वीर है कि जिसपे बीत रही है, जिसके पास कोरोना पेशेंट है, आखिर इतनी मौत का कारण क्या बनता जा रहा है। तो इस बात को हमें यह समझना पड़ेगा कि जो सरकार यहाँ पर इतनी गंभीरता अगर दिखाती होती, हम किसी सरकार को नहीं कह रहे, और लेकिन सभी सरकार को कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इतनी गंभीरता दिखाती होती, राजनीति नहीं हो रही होती, तो लोगों की जानें बच सकती है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो इस समय चल रहा है देश में, और जो इस समय परेशानी चल रही है, अगर सरकार आज भी अपनी आंखें खोल ले और अपने तरीके से काम कर ले, तो बहुत कुछ बच सकता है। बहुत कुछ प्रयास करने से चीजों को हो सकता है। लेकिन हमारे देश में पहले चुनाव होते हैं, बाकी बातें में होती हैं। हमारे देश में पहले राजनीति होती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव की आज की घटना देख लीजिए कि अब जब 6 चरण निपट गए, तो वो ये कहते हैं 6वें 7वें चरण के लिए कि हम वैक्सीन फ्री लगाएंगे। ये वैक्सीन भी चुनावी मुद्दा बन सकता है हमारे देश में। बिल्कुल, इससे पहले भी बन चुका है। अब मैं हाल ही में देख रहे हैं, इससे पहले भी घटना हुई थी, इससे पहले भी हुआ था। मैं ये बता रहा हूं कि लोग आज की डेट में वैक्सीन को चुनावी मुद्दे में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। हम ये कहते हैं राजनीति करो,
जो जिसका काम है एक दूसरे को नीचा गिरा के दिखा के काम करो, लेकिन यहाँ जो मानव जीवन पे प्रहार हो रहा है, या जो मानव जाति संकट में आ गई, कम से कम इसके लिए कुछ कर लिया जाए। जो लोग बेमौत मर रहे हैं, लोग तैर रहे हैं, मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, चारों ओर मौतों का खेल चल रहा है। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, कौन जिम्मेदार है? सवाल बार बार यही है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। जिस तरीके से कहा जाता है मछली जैसे पानी की वजह से तड़पती है, पानी के ना होने की वजह से जिस तरीके से तड़प तड़प के मर जाती है, ऑक्सीजन के ना होने की वजह से अस्पतालों में लोग इसी तरह से मर रहे हैं तड़प तड़प करके। उनको देख करके डॉक्टर्स भी रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक लोग एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं। तालमेल नहीं है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में। देखिए हितेंद्र जी, इस दर्द को मैं बखूबी जानता हूं। मैं अपने 2 रिश्तेदार खो चुका हूं कोरोना की वजह से। मैं कम से कम 10 अपने मीडिया के दोस्तों को खो चुका हूं कोरोना की वजह से। तो इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। और इसकी जो आपने जिम्मेदारी की बात की, तो जिम्मेदारी इसकी पूरे तरीके से हमारी सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी भी जिस तरीके से हमारे नेता राजनीति करने पे लगे हैं, केजरीवाल अपनी बात कहते हैं, बीजेपी अपनी बात कहती है, मैं कहता हूं इस टाइम पे इनको अपने फंड खोल देने चाहिए थे। और अगर ये हमारे देश के और लोगों के सच्चे हितैषी हैं तो इन्हें अपने बैंक बैलेंस खोल देने चाहिए थे। इन्हें ऐसे नंबर अपने फ्लैश करने चाहिए थे कि कोई रोजी के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई दवाई के लिए परेशान है तो आप हमें बताइए, हमें फोन कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम उनको पेटीएम करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। किसी भी तरीके से आज ये लोग सामने नहीं आए हैं। ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स, वो सब तो दूर की चीजें हैं। ये क्या किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने, किसी विधायक ने क्या कोई एक नंबर अपना दिया जिस पे कांटेक्ट है वो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करेगा? इन्होंने स्टार्ट किया पेटीएम, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने फोन पे स्टार्ट किया, इन्होंने कई ऐसी सुविधाएं दी ताकि ये नेता, चाहे जो हजारों करोड़ के, अरबों खरबों के मालिक हैं, ये आम जनता की फायदा पहुंचा सकते हैं। आज की तारीख में जो दिल्ली में बेटियां देश के कोने से आकर नौकरी कर रही हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको किराया भरने के लिए नहीं है, उनके पास रोटियां नहीं है, और ऐसी स्थिति तमाम लोगों की है। लेकिन किसी भी तरीके की कहीं कोई सुविधाएं देता हुआ नहीं दिखता, जबकि सारे हमारे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, सबको सरकार से फायदा चाहिए, सबको फ्री की कोठियां चाहिए, सबको बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, गाड़ियां चाहिए, नौकर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब इनको फ्री में मिला हुआ है, लेकिन ये किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें काफी भयावह हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, ये सोच करके भी रूह कांप जाती है। ऐसी स्थिति दिल्ली की हो चुकी है, और न सिर्फ दिल्ली की बल्कि अलग अलग देश में अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी देश भर में अलग अलग अस्पतालों में हो रही है। अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों को भर्ती करने से मना करना शुरू कर दिया है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो अस्पतालों में मरीज को भर्ती नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति देश की है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति चमकाने पर राजनीतिक लोग जो है वो जुटे हुए हैं। लोगों की जान की कोई परवाह किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।